In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Associate Professor, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College University, Faisalabad, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us, and my special thanks to all respected guest speakers. Beautiful words of Allama Muhammad Iqbal, our national poet and the poet of East. कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमा अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत करदार. Now recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Jazakallah. Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं. Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Rida Zainab. Thank you so much, Dr. Rida, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Please, Dr. Rida. Assalamu alaikum to all listeners. My name is Rida Zainab, visiting lecturer in Government College University, Faisalabad. Today the topic of my discussion is hemochromatosis. हीमाक्रोमेटोसिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो टोटल बॉडी आयरन है वो इंक्रीज कर जाती है, और जब आयरन ओवरलोड होता है बॉडी में तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी डैमेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है, लिवर डैमेज. ये हमारे पास जो हीमोक्रोमेटोसिस है ये बेसिकली प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी. तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस की, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये ऑटो इनहेरिटेड होता है और इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है. जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें आयरन ओवरलोड होता है, किस वजह से, ड्यू टू हीमोलिटिक एनीमिया. जैसे थैलेसीमिया है हमारे पास, उस कंडीशन में जितने भी कॉजेज है हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया की, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो रही है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि आयरन ओवरलोड होता है. तो इस कंडीशन में जो हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है. तो पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस है और ये इनहेरिटेड होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. इसको हम ये करते हैं किस बेस पे कि एक्सेस आयरन डेपोजिशन हो जाती है वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिडिन. हीमोसिडिन बेसिकली आयरन स्टोरेज कम्प्लेक्स होता है जो कि विद इन सेल्स प्रेजेंट होता है, डिपॉजिट होता है आयरन इस फॉर्म में हमारे ऑर्गन्स में.
जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आयरन की डेपोजिशन होगी सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, तो क्या होगा कि फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और एक तो फाइब्रोसिस स्टार्ट होगी, दूसरा ये होगा कि जिन ऑर्गन में डेपोजिशन हो रही है उसका फंक्शनल फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे, उसमें अपर मोस्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो लिवर आ जाता है, उसके बाद पैंक्रियाज़ है, हार्ट है, एड्रिनल्स है, टेस्टिस है, मेल्स में पिट्यूटरी है, किडनीज़ जो है वो मोस्टली इफ़ेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास इन केस ऑफ आयरन ओवरलोड। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल आयरन की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 टू 4 ग्राम है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात ये करें कि सिम्प्टोमेटिक अगर हीमोक्रोमेटोसिस है, तो उसमें आयरन की जो अमाउंट है या क्वांटिटी है वो रेज़ कर जाती है 20 टू 40 ग्राम तक। और अगर आयरन कंटेंट जो है वो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो लिवर और पेंक्रियास में जो है वो उसका कंटेंट रेज़्ड होता है जो कि 50 टू 100 टाइम्स देन नॉर्मल होता है। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तो मोस्टली इफ़ेक्टेड जो है इसमें आ जाता है मेन जो है वो इसमें जो मेल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं ओवर एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो लेस इफ़ेक्टेड हैं उसकी रीज़न ये है कि मेंस्ट्रुएशन में और प्रेगनेंसी में आयरन लॉस होता है जिसकी वज़ह से क्या होता है कि आयरन ओवरलोड का जो उनमें खतरा होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयरन ओवरलोड है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किसको लिवर को और पैंक्रियास को। तो लिवर को जब इफ़ेक्ट करता है तो पेशेंट जो है वो हमारे पास आएगा हेपेटिक सिरोसिस के साथ। हेपेटिक सिरोसिस के साथ आ सकता है। अब आयरन किस तरीके से डैमेज करता है जितना हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन होगा वो क्या करता है कि ओवर प्रोडक्शन कॉज़ करता है फ्री रेडिकल्स की। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमें पता है कि अल्टीमेटली क्या करते हैं कि इंजरी कॉज़ करते हैं और ये इंजरी ऐसी होती है कि जो ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। तो पेशेंट हमारे पास सिरोसिस के साथ आ सकता है, डायबिटीज़ के साथ आ सकता है क्योंकि पैंक्रियाज़ इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, कार्डियोमेगाली के साथ आ सकता है। लेकिन ये जो कार्डियोमेगाली होगी ये विदाउट ये कि हार्ट फेलियर के साथ भी हो सकती है और हार्ट फेलियर के बगैर भी हो सकती है। इसके अलावा कंडक्शन डिस्टर्बेंस जो है वो पेशेंट को कंप्लेन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है अलोंग विद कार्डियोमेगाली। इसके अलावा क्या होता है इन पेशेंट को ब्रोंज़ पिगमेंटेशन का टर्म हम यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली लेडन ग्रे स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ आयरन। और ये बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास होती है एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी में जैसे एक्जिला है, ग्रॉइन है या फिर जेनिटेलिया के रीजन है। इसके अलावा क्या होता है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है मेल्स में जिसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो है, इम्पोटेंस है। इसके अलावा आर्थराइटिस आ जाती है क्योंकि डेपोजिशन होती है जॉइंट्स में। तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं ड्यू टू आयरन ओवरलोड। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तो इसमें सीरम फेरेटिन लेवल इंक्रीज़ होगा पेशेंट का। इसके अलावा सीरम आयरन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा सीरम आयरन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। अगर हम लिवर बायोप्सी करवाएँगे ऐसे पेशेंट्स की तो हैवी आयरन डेपोज़िशन जो है वो शो होगी मिलेगी हमें किसमें लिवर के सेल्स में, लिवर के टिश्यूज़ में। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि 15 से 20% जो पेशेंट्स होते हैं सिरोसिस के साथ आते हैं और वो अल्टीमेटली डेवलप कर जाते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाती है इसकी मैनेजमेंट में हम बात करते हैं हम पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड करें ऐसी फूड्स को जिसमें आयरन जो है वो आयरन रिच फूड को अवॉइड करें जिसमें रेड मीट आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, विटामिन सी है। और इसके अलावा अगर आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है पर्सन या पेशेंट कोई तो उसको सबसे पहले स्टॉप करवाते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास मैनेजमेंट का वे आ जाता है वेनिसेक्शन। वेनिसेक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है जिसको रिमूव किया जाता है वीकली बेसिस पे ताकि उस अमाउंट ऑफ ब्लड के साथ-साथ जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड के साथ-साथ क्या है हमारे पास कि जो एक्स्ट्रा आयरन है जो ओवरलोड हुई हुई है वो भी उसको भी रिमूव किया जा सके। तो बेसिकली वीकली वेनिसेक्शन की जाती है 500 ml ब्लड की। तो 500 ml जो ब्लड होता है उसमें 250 mg आयरन जो है वो प्रेज़ेंट होती है। तो ये वेनिसेक्शन जो है वो बेसिकली उस टाइम तक परफ़ॉर्म की जाती है अनटिल अनलेस कि आयरन का लेवल जो है सीरम आयरन जो है वो नॉर्मल ना हो जाए बॉडी में। और ये बेसिकली ये फ्यू मंथ्स से लेके इवन ईयर तक जो है वो 1 ईयर तक जो है ये प्रोसीजर करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आयरन लोड ऑफ बॉडी।
इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि फेरेटिन का लेवल भी रेज्ड होगा, तो वेनिसेक्शन हम कब तक करते हैं, जब तक कि सीरम फेरेटिन जो है वो लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि हम जस्ट मेंटेनेंस वेनिसेक्शन परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट की एवरी 2 to 4 मंथ्स। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है किलेशन। किलेशन बेसिकली हम करते हैं अगर जो पेशेंट है वो वेनिसेक्शन टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब उसको ऑलरेडी वो एनीमिया में है या कार्डियक डिजीज, सीवियर कार्डियक डिजीज का पेशेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वेनिसेक्शन जो है वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि किलेशन करते हैं। किलेशन बेसिकली की जाती है किलेटिंग एजेंट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं डेफिरॉक्सामीन। बेसिकली ये क्या करती है डेफिरॉक्सामीन, की हमारी बॉडी में जाती है, ब्लड में जाती है, और इसके बाद इसने क्या करना होता है कि ये जो एजेंट होता है ये सिलेक्टिवली जो है वर्क करता है किस तरीके से कि जो आयरन है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, बाइंड कर लेता है। बाइंड करेगा, कम्प्लेक्सेस बनाएगा, और ये जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं किलेटिंग एजेंट के साथ आयरन के, ये कम्प्लेक्सेस जो है वो बेसिकली एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसिस के थ्रू। तो ये जो हमारे पास एजेंट है, केमिकल एजेंट है, ये बेसिकली अवेलेबल होता है ऑरल सॉल्युबल टैबलेट्स की फॉर्म में। इसके अलावा टैबलेट्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है जो हम पेशेंट को देते हैं, और ये आयरन के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फीसिस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं नेचुरल क्लिएटिंग एजेंट्स की, तो नेचुरल क्लिएटिंग एजेंट में हमारे पास आ जाता है सिलिमेरिन आ जाता है। सिलिमेरिन जो है वो सेलिबम मेरियनम से हमें जो है वो आइसोलेट किया करते हैं हम, तो ये डिक्रीज करता है सीरम फेरेटिन लेवल को। इसके अलावा जो है हमारे पास टर्मेरिक है, क्वेरसेटिन है, ग्रीन टी है, ये सारे जो हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं जो कि किलेट करते हैं आयरन को बॉडी से। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि सेकेंडरी हीमाक्रोमाटोसिस हो जाता है। सेकेंडरी हीमाक्रोमाटोसिस जो है ये बेसिकली इनहेरिटेड नहीं होता, बल्कि डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है। ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसमें हीमोलाइसिस होती है, तो हीमोलाइसिस की वजह से क्या होता है कि जब आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो आयरन जो है वो रिलीज होती है, फेरेटिन होती है हमारे पास ब्लड में, तो ओवरलोड हो जाता है। इस ओवरलोड की वजह से क्या होता है कि आयरन जो है वो फर्दर फिर ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसमें जो है थैलेसीमिया में जो है देखा जाता है हीमाक्रोमाटोसिस सेकेंडरी। वो क्यों होता है? क्योंकि थैलेसेमिक जो पेशेंट होते हैं उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जो है वो की जाती है। तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ क्या होता है कि जहाँ पे उन्हें ब्लड मिल रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है कि आयरन ओवरलोड हो रहा है उनकी बॉडी में। तो सेकेंडरी हीमाक्रोमाटोसिस में भी जो है वो किलेशन थेरेपी की जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट हीमाक्रोमाटोसिस। थैंक यू सो मच।